प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम संख्या पद्धति टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम संख्याओं के बारे में समझेंगे। अपने पिछले वीडियो लेक्चर में वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्याओं के बारे में चर्चा की थी। संख्याओं पर संख्या पद्धति चैप्टर का हमारे टॉपिक का नाम है संख्या पद्धति। तो बताओ संख्या, सम संख्या, बच्चों सम संख्या। तो सम संख्या क्या होती है बच्चों? जो संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, बस जो संख्या दो से पूरी तरह भाग हो जाती है, विभाजित का मतलब भाग हो जाना, शेष पर जीरो बचता है, वो पूरी तरह भाग हो जाती है। जो संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, वो संख्याएं सम संख्या कहलाती है। जैसे बच्चों, क्या एक दो से भाग होगा? अगर प्राकृत संख्या की बात करें, नहीं होगा। दो से भाग जो हो जाएगा, दो होगा, चार, 6, 8, 10, तो इस तरह की संख्या। तो जो संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो 2, 4, 6, 8, 10, उसके बाद 12, 14, 16, इनको बोलते हैं बच्चों इवन नंबर। इवन नंबर ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आगे अगर मैथ पढ़ेंगे 10वीं 11वीं 9वीं मतलब 11वीं 12वीं में अगर मैथ पढ़ेंगे तो सम संख्या तो पता ही है। तो सारे टीचर आपको बोलते हैं इवन नंबर क्या होता है, तो आपको ये भी ध्यान रहना चाहिए बच्चों। इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर मतलब सम संख्या। नंबर 2 होता है तो विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या क्या होती है? इसमें क्या है, जो संख्या दो से भाग हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो सम संख्या होती है। उसमें क्या देखेंगे बच्चों, जो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित ना हो, जो दो से भाग ना हो, वो हमारी को नहीं संख्या की विषम संख्या। और जो जीरो भी, अगर पूर्ण संख्या की बात करें तो जीरो भी सम संख्या हो सकती है। जीरो भी दो से भाग हो जाती है, वो पूर्ण संख्याओं की बात न करो, तो जीरो भी एक सम संख्या ही है। देखो बच्चों, दो विषम संख्या, इसको बोलते हैं ओड नंबर, ODD, ओड नंबर। तो बच्चों, जो संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित ना हो, जो संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित न हो विषम संख्याएं, विषम संख्या कहलाती है। जैसे दोस्तों 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15,
17, 19, 21, इनमें गैप कितने होता है? तो दो का अंतर होता है। 3 में से क्या 2, 5 में से 3 के अंदर भी जो अंतर होता है वो 2 का होता है, डिफरेंस के बीच का। तो ये संख्या थी सम संख्या, विषम संख्या। उसके बाद जो संख्या होती है वो होती है दोस्तों भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को समझने से पहले अब एक छोटी सी डिस्कस करेंगे, जो छोटी सी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो आपको समझना है। क्योंकि मैं लिख सकता हूँ डेफिनेशन यहाँ पर अभाज्य संख्या की, भाज्य संख्या की, लेकिन एक अच्छे तरीके से समझ सके उसको, ताकि वो माइंड में बैठ जाए अच्छी तरह से। तो वो क्या होते हैं? एक होते भाज्य संख्या, इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। कोई संख्या खुद का भी एक, अगर कोई संख्या वो खुद से भाग हो जाती है, जैसे 1 है, 1 अपने आप से भाग हो जाती है, 3 है वो अपने आप से भाग हो जाती है, तो मतलब 3 अपने आप से भाग हो जाती है। 3 को अगर 3 से भाग करें तो पूरी तरह भाग होता है कि अगर 3 को 1 से ही भाग करते हैं तो संख्या 1 से ही पूरी तरह भाग हो जाती है। तो लेकिन बच्चों जो संख्याएं अपने और 1 के अलावा, अपने से और 1 के अलावा किसी और दूसरी संख्या से ही पूरी तरह भाग हो जाए वो ही भाज्य संख्या होती है। वो संख्या जो होती है भाज्य संख्या। ये भी एक डेफिनेशन है बच्चों। एक डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ, छोटी सी बात। आपने एक वीडियो लेक्चर अगर देखा हो गुणज और गुणनखंड, मैं उस लेक्चर को दोबारा से फिर रिवीजन करूंगा बच्चों अच्छी तरह से, और अच्छी उसमें नॉलेज होगी। लेकिन बच्चों जिसने वो वीडियो लेक्चर देखा तो उसके अंदर मैंने गुणज और गुणनखंड के बारे में बताया। जैसे 2 का टेबल है, 2 का पहाड़ा है, तो 2 के अंदर संख्याएं आ रही है वो 2 की गुणज थी। और जो जिनको 2 भाग कर रहा है, मतलब जो 2 की टेबल पहाड़े में जो संख्या थी तो 2 का क्या था? गुणनखंड था। ध्यान रखें, जैसे 1 के गुणनखंड की बात करूं, 1 के गुणनखंडों की बात करूं, गुणनखंड का मतलब होता है पूरा विभाजक, पूरी तरह से भाग करने वाली कोई संख्या, किसी दूसरी संख्या को। वैसे 1 को कौन भाग कर सकता है बच्चों? 1 ही तो कर सकता है। अगर 2 के गुणनखंड की बात करूं, 2 के गुणनखंड क्या होंगे? 1 और 2 होगा, 1 और 2। 3 के गुणनखंड होंगे बच्चों 1 और 3, क्योंकि 1 तो सभी को भाग करता है, इसलिए 1 सबका गुणनखंड होगा बच्चों। प्रत्येक संख्या का गुणनखंड 1 होता है, याद रखें। 1 प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। 4 के गुणनखंड लिखूंगा, मतलब 4 को कौन भाग करते हैं? 1 करता है, 2 भी करता है और 4 भी करता है। 5 के गुणनखंड की संख्या कर लिखूंगे, 1 दिया और 5 खुद दिया, वो संख्या खुद, एक संख्या खुद का गुणनखंड होती है, याद रखें। प्रत्येक संख्या स्वयं का खुद का गुणनखंड भी होती है और गुणज भी होती है, तो याद रखें इसे। हम गुणनखंडों की बात करें यहाँ पर, तो 1 तो होगा ही। मैंने आपको बोला कि प्रत्येक संख्या का गुणनखंड क्या होता है? 1, या फिर 1 प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। उसी प्रकार प्रत्येक संख्या की गुणनखंड भी होती है। 2 गुणनखंड तो एक संख्या के कितने होंगे, लेकिन 1 सिर्फ कितने गुणनखंड है? सिर्फ 1 ही है। गिनने में भी 1 है और 1 ही। इसमें कितने गुणनखंड हो? इसमें कितने? 1 है। लिखने में भी 1 लिखो, देखने में भी 1 है। ठीक है बच्चों। उसी प्रकार देखते हैं 6 के गुणनखंड। 1 2 3, 1 2 3 और 6। तो बच्चों ध्यान रखना, मैं एक टेबल बनाता हूं, आपने उसको ध्यान रखना कि क्या करने जा रहे हैं। यहां पर मैं लिखूंगा संख्या, यहां पर मैं लिखता हूं संख्या, और यहां पर लिखता हूं उसके गुणनखंड, और यहां पर लिखता हूं गुणनखंडों की संख्या।
डेफिनेशन तो हम लिख सकते थे इसकी कि जिस जो संख्या अपने भाई एक और अपने से अलावा किसी दूसरे के बारे में आ जाए वो भाज्य संख्या, लेकिन एक प्रॉपर डेफिनेशन भी लिखनी आनी चाहिए बच्चों को। छोटे बच्चों को समझाने के लिए होता है कि ये ऐसे होता है, लेकिन एक प्रॉपर डेफिनेशन हमें समझ में आनी चाहिए क्या होती है। यहाँ पर लिख दिया मैंने संख्या लिख दी, यहाँ पर मैंने गुणनखंड लिख दिया, यहाँ पर मैंने लिख दी गुणनखंडों की संख्या, एक टेबल आपने अच्छा तो मैंने एक संख्या दी एक, गुणनखंड गुण एक का एक ही है, गुणनखंडों की संख्या कितनी है कितनी है एक ही, तो डायरेक्ट में देते हैं एक दो ले लिया मैंने, इसके गुणनखंड क्या क्या है एक और दो, कितने गुणनखंड हो गए एक दो दो, इसमें देखते हैं एक कोमा तीन, कितने गुणनखंड हो गए तीन हो गए, चार कितने गुणनखंड हो गए एक दो और चार, कितने गुणनखंड हो गए एक दो तीन, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर दो आएगा सॉरी यहाँ पर तीन हो गए पांच, एक और पांच कितने गुणनखंड हो गए दो, छह एक दो तीन और छह कितने गुणनखंड हो गए चार, उसी प्रकार देखो सात के गुणनखंड कितने हो गए दो हो गए, आठ का देखें चलो सात के लिख देता हूं एक कोमा सात कितने हो गए दो गुणनखंड हो गए। ठीक है बच्चों, अगर आठ के लिखे अगर हम आठ के गुणनखंड अगर लिखे आठ के गुणनखंड लिखते हैं यहाँ पर लिख देता हूं एक दो चार और दो आठ तो कितने हो गए चार गुण। तो देखो बच्चों एक के कितने गुणनखंड बच्चों एक है, दो के गुणनखंड की संख्या कितनी है बच्चों दो है, तीन के गुणनखंड की संख्या कितनी है दो है, चार के गुणनखंड की संख्या कितनी है तीन है, पांच के गुणनखंड की संख्या कितनी है दो है, छह के गुणनखंड की संख्या कितनी है चार, सात के गुणनखंड की संख्या कितनी है दो, आठ के गुणनखंड की संख्या कितनी है चार, इसी प्रकार नौ के गुणनखंड भी देख सकते हैं, 10 के भी आप देख सकते हो। तो बच्चों देखो यहाँ पर दो गुणनखंडों मतलब किसी संख्या के गुणनखंडों की संख्या दो है, इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि वो संख्या दो संख्याओं पर भाग हो रही है, एक तो एक पर हो रही है एक खुद से हो रही है। तो इसी प्रकार की संख्याओं को ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या बोलते हैं, और जो बाकी बच गई देखो जैसे बाकी एक को छोड़कर जैसे चार के गुणनखंडों की संख्या कितनी है तीन, इसका मतलब चार जो है तीन टेबल्स पर आता है, तीन पहाड़ों के अंदर आता है चार, एक तो एक के टेबल में एक खुद की टेबल में और एक दो के टेबल में, इसका मतलब ये। तो चार के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी तीन हो गई, एक दो और चार, इसका मतलब ये इस कैटेगरी में नहीं आई, क्योंकि जो संख्या खुद से और एक से भाग हो जाए वो तो अभाज्य संख्या है, जो संख्या खुद से और एक के अलावा किसी दूसरे नंबर पर भी भाग हो जाए वो अभाज्य वो भाज्य संख्या होती है, कंपोजिट नंबर होता है। देखो तो चार के गुणनखंड संख्या कितने तीन है, तो ये क्या होगा बच्चों ये जो होगी ये जो संख्या है चार ये भाज्य संख्या होगी, तो ये भी कैसी संख्या होगी भाज्य संख्या होगी, आठ भी कैसी संख्या होगी भाज्य संख्या। मैं अभी प्रॉपर डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पर, तो आपने उसको ध्यान इसको समझ लो। हाँ बच्चों एक नोट करने की चीज है, जैसे एक के गुणनखंडों की संख्या कितनी है एक ही है, ना तो एक के गुणनखंडों की संख्या दो है और ना ही एक के गुणनखंडों की संख्या दो से अधिक है। आपने देखोगे कि एक ना तो भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या, ये इसका कारण है। आप सोचते क्यों नहीं हो सकती, ये इसका कारण है। तो एक जो है ना तो अभाज्य संख्या और ना ही भाज्य संख्या होती है, ध्यान रखें बच्चों, ये समझ नहीं चीज। तो बच्चों लिखेंगे जिस संख्या के गुणनखंडों की संख्या, ये लिखेंगे जिस संख्या के गुणनखंडों की संख्या दो से अधिक हो, भाई गुणनखंडों की संख्या दो से अधिक हो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे
4 6 8 9 10 12 14 15 16। अब सोच रहे बच्चों 15 कैसे, 15 विषम है लेकिन भाज्य है, याद रखना। 16 हो, उसके बाद 18 हो, उसके बाद हमारे 20 है, 21 है और 21 है। ये हमारी कई संख्या होगी भाज्य संख्या। अब लिखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या ये प्राइम नंबर, प्राइम नंबर इसमें लिखेंगे जिस संख्या के गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या 2 हो। जिस संख्या के गुणनखंडों की संख्या कितनी हो, केवल 2। यदि संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो, यदि संख्या के जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो, 2 मतलब 2 नहीं, 2 का मतलब है कि गिनने में 2, केवल 2 गुणनखंड हो। या बदले सिर्फ जिसका गुणनखंड 2 हो, जैसे 4 अच्छा का गुणनखंड 2 नहीं, ऐसे नहीं, गिनने में 2, गिनने में। जब जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो अलग, गुणनखंड हो अलग हो, जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे क्या जैसे 2 3 5 7, 2 3 5 7, 11, क्या बोलोगे 11, उसके बाद है 13, उसके बाद है 17, उसके बाद है 19, उसके बाद है 23, उसके बाद है 29 और इसी प्रकार। ये जो संख्या होगी हमारी, ये होगी हमारी अभाज्य संख्या। ये भाज्य संख्या होगी, अभाज्य संख्या। बच्चों एक प्रकार की संख्या और है इसके अंदर, वो होती है सह अभाज्य संख्या। काफी बच्चे इसके बारे में बहुत ही कम जानते हैं। तो सह अभाज्य संख्या क्या होती है बच्चों? को प्राइम नंबर। इसके बारे में हम बताते हैं आपको, को प्राइम नंबर क्या होता है। बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, तो मैं इसको साफ कर देता हूँ। सह अभाज्य संख्या दसवीं कक्षा में एक प्रश्नावली है, एक पॉइंट दी है, उसके अंदर इसका यूज करूंगा, इस संख्या का मैं यूज करूंगा, मतलब इस ऐसे वर्ड का यूज करूंगा। तो इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ। तो समझना जरूर, हर एक चीज जो मैथ में लिखी है बहुत अच्छी है, बेसिक चीज जो होती है वो समझनी चाहिए, उससे ही तो मैथ स्ट्रॉन्ग होगा। कहते हैं कि मैथ समझ में आया, तो मैथ इसलिए नहीं समझ में आया क्योंकि हमें वो बेसिक चीज है वो समझ में नहीं आती, वो हमने पढ़ी नहीं हुई पहले। हम उसको पढ़ देंगे सीधा, हम ब्रैकेट प्रश्नावली के जो क्वेश्चन होते हैं उनको हल कर लगते हैं। वो तो ऐसा नहीं होगा, पहले बेसिक चीज सीखिए, फिर देखिए आपके कितने अंदर कितना इंप्रूवमेंट होता है। तो पहले बेसिक चीज सीखें तो आपको लगेगा कि मेरे को कुछ समझ में आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या सह अभाज्य है, क्या हो रहा है, सवाल वो समझ में आएगा। जैसे उसमें होता है कि सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या, और आता रहता है बच्चों, तो उसके अंदर हम इसको यूज करेंगे कि अपरिमेय संख्या, हमने अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ लिया था, तो हमें वो आसान लगेगा। ये भी हमें सीखेंगे तो आसान लगेगा। जो बेसिक चीज सीखो
तो सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों? मतलब कॉमन, कोई चीज दो चीजों में हो, ठीक है। जैसे बच्चों ये 2 और ये 4, अगर इसमें देखें क्या कॉमन है, तो इसमें कॉमन क्या है? जो 4 है वो 2 की टेबल में आता है, और 2 भी किसकी टेबल में आता है? 2 की। तो ये चीज तो कॉमन है। तो दोनों जो है वो 2 की टेबल में आ रहे हैं, जो दोनों संख्याएं 2 की टेबल में आते हैं। 2 तो 4 की टेबल में नहीं आता, 2 तो 4 के पहाड़े में नहीं आता, लेकिन 4 2 की पहाड़े में भी आता है और अपने पहाड़े में भी आता है। तो ये चीज तो कॉमन है, कॉमन उभयनिष्ठ बोलते हैं इसको, कॉमन को। तो और भी हो सकते हैं नंबर 2, मतलब कम से कम 2 होने चाहिए, 2 से अधिक कितने, जो 2 संख्या से अधिक या 2 भी संख्या हो वही सहभाज्य होगी। कर लिए अकेली एक संख्या सहभाज्य नहीं बता सकते, जैसे 2 और वो एक संख्या है, इसको किसी दूसरे के साथ हम सहभाज्य बता सकते हैं। तो कैसे देखेंगे? 2 4 6, तीनों संख्याएं एक टेबल के अंदर आती है। किसकी टेबल के अंदर आती है? 6 4, कॉमन है कुछ ना कुछ, 2 कॉमन है। लेकिन ये अभी कंडीशन रखी है सहभाज्य होने की, लेकिन हम ये कंफर्म नहीं कि ये सहभाज्य है नहीं। कंडीशन क्या सहभाज्य की? कि कम से कम 2 संख्याएं होनी चाहिए, जिनको हम सहभाज्य बता रहे हैं। 2 से ज्यादा 5 हो, 6 हो, 10 हो, 8 हो, वो कितनी भी हो सकती है, लेकिन कम से कम कितनी होनी चाहिए? 2 कॉमन देखने के लिए हमारे पास कम से कम 2 संख्या होनी चाहिए। कंडीशन पहली है। दूसरी कंडीशन क्या है कि वो जो सहभाज्य संख्याएं होती हैं, जैसे 2 6 4 2, ये तीनों संख्याएं 2 के पहाड़े में आती हैं। तो बच्चों ये सहभाज्य नहीं है। इनका जो कॉमन गुणनखंड है, कॉमन गुणनखंड मतलब तीनों को गुण भाग करता है, 2 भाग करता है, 2 2 को भी भाग कर रहा है, 2 4 को भी भाग करता है, 2 6 को भी भाग करता है। ये इन सब में कॉमन क्या आ गया? मतलब देखो, अगर लिखो 2 के गुणनखंड 1 और 2, अगर लिखो 4 के गुणनखंड 1 2 और 4, लिखो 5 के 6 के गुणनखंड इसमें से 1 2 1 2 और क्या होता है इसमें 3 और 6। तो इनमें अगर कॉमन देखें तो कॉमन क्या है? 2 2 सब में आया, सबको भाग कर रहा है। तो ये सहभाज्य नहीं है। तो सहभाज्य क्या होती है बच्चों? जिन संख्याओं का सार्वगुण गुणनखंड, कॉमन को बोलते हैं सार्वगुण, इनका सार्वगुण गुणनखंड क्या है? 2 है। लेकिन वो सबसे बड़ा है, देखो इससे बड़ा 4 है 6 में, लेकिन सबसे बड़ा तो कॉमन गुण हो गया 2, सबसे बड़ा सार्वगुण गुणनखंड 2 है। तो वो नहीं होना चाहिए। सिर्फ क्या होना चाहिए? सबसे बड़ा सार्वगुण गुणनखंड कौन होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जिन संख्याओं का सार्वगुण गुणनखंड कौन हो? 1। सबसे बड़ा सार्वगुण गुणनखंड कौन हो? 1। अच्छा 1 किसमें दिया? 1 है तीनों में। लेकिन उससे बड़ा एक चीज और मिल गई, 2 सार्वगुण गुणनखंड सबसे बड़ा, सार्वगुण सबसे बड़ा। इन दोनों सार्वगुण गुणनखंड करो, सार्वगुण गुणनखंड कितने हैं? 2 4 6 2 4 6 के सार्वगुण गुणनखंड कितने हैं? 1 2 1 2। सार्वगुण गुणनखंडों की भी मैं बात करूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर भी। तो सार्वगुण गुणनखंड क्या होता है? सार्वगुण क्या होते हैं? अपवर्त्य क्या होते हैं? वो बनाएंगे, लेकिन उसमें समझने की कोशिश करें। तो सार्वगुण खंड जो कॉमन है दोनों में, वो सार्वगुण खंड होगी। तो 1 और 2 उनमें सबसे बड़ा कौन है? 2। इससे बड़ा तो कोई है ही नहीं, तो दोनों में। तो ये इन संख्याओं का सबसे बड़ा सार्वगुण खंड 2 हो गया। तो ये सहअभाज्य नहीं है। तो क्या शर्त है सहअभाज्य होने की? कि जिन संख्याओं का सबसे बड़ा सार्वगुण खंड कौन हो? 1, वो संख्या क्या होती है? सहअभाज्य संख्या होती है। और सबसे बड़े सार्वगुण खंड को बोलते हैं बच्चों महत्तम समापवर्तक, और महत्तम समापवर्तकों को हम कह सकते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बच्चों जिन, जैसे मैं लिख देता हूं 1 और 2 क्या सहभाज्य है? बच्चों बिल्कुल है। 1 का गुणनखंड गुणा 1 दिया, 2 का गुणनखंड गुणा, देखो 1 का गुणनखंड लिखे 1, 2 के गुणनखंड लिखे 1 और 2। तो देखो कॉमन, क्या 1 से बड़ा कोई कॉमन है? नहीं है। तो इसलिए क्या होगी? 1 2 सहभाज्य संख्याएं हैं। तो ये सहभाज्य हो गई। क्या 3 और 4 सहभाज्य हैं? बिल्कुल है बच्चों। आप देख रहे हो तो 3 तो अभाज्य, 4 भाज्य। अरे सहभाज्य उसमें भाज्य भाज्य मिक्स है, उसमें शांति बनी यूनियन में आपसे 3 और 4। 3 के गुणनखंड अगर देखें, 3 के गुणनखंड गुणा 1 और 3, 4 के गुणनखंड देखें तो 1 2 और 4। अरे कॉमन क्या है? 4 और 1, 4 3 और 4 का गुणनखंड कौन सा कॉमन है? 1। क्या 1 से बड़ा कोई है? नहीं है। तो 1 ही बड़ा है जो दोनों में आता है, तो इसको बोलते हैं सार्वगुण खंड। सबसे बड़ा सार्वगुण 2 या
2 से अधिक संख्याओं का सबसे बड़ा सार्वभौमिक खंड एक हो तो वे संख्या में सहभाज्य संख्याएं होती हैं। मतलब बच्चों यदि 2 या 2 से अधिक संख्याओं में 2 या 2 से अधिक संख्याओं का सबसे बड़ा सार्वभौमिक खंड एक हो, मतलब जैसे देखो बच्चों 2 और 3 ये हमारे पास 2 संख्याएं होगी। अगर इनके सार्वभौमिक खंड की बात करें तो 2 का गुणनखंड खंड क्या है बच्चों 1 2, 3 का गुणनखंड क्या है 1 और 3। अब इनका सार्वभौमिक खंड देखते हैं तो क्या है बच्चों 1 है सार्वभौमिक खंड का, वो सबसे बड़ा ही है। तो दोनों संख्याओं का सबसे बड़ा सार्वभौमिक खंड 1 है। कौन है बच्चों सबसे बड़ा सार्वभौमिक खंड कौन है दोनों का? सबसे बड़ा सार्वभौमिक खंड 1 है इन दोनों संख्याओं का 2 और 3 का सबसे बड़ा सार्वभौमिक खंड क्या है 1। तो इसलिए दोनों संख्याएं सहअभाज्य हो गई बच्चों, आपसे सहअभाज्य संख्याएं। हम 2 से ज्यादा भी ले सकते हैं, देखो 2 या 2 से अधिक, मतलब देखो 2 3 और 5 ले तो इनका गुणनखंड देख के 2 गुणनखंड हो गए, 3 गुणनखंड हो गया, 1 और 2 के 2 गुणनखंड, इसके 1 और 3 हो गए, 5 से देखे तो 1 और 5, तो कॉमन क्या है 1 है। तो सारा गुणनखंड 1 हो गया सबसे बड़ा। 1 2 3 क्या हो गई हमारी सहअभाज्य संख्याएं हो गई। अगर देखो जैसे बच्चों उदाहरण के लिए जैसे देख सकते हैं हम जैसे 2 3 5 7 6 7 और 9 तीनों का सार्वभौमिक खंड सबसे बड़ा 1 होगा बच्चों। तो ये 2 संख्या लिखे मैंने सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है बच्चों। क्या देख सकते हैं हम देखो 2 6 और 8 क्या ये सहअभाज्य संख्या है? नहीं है बच्चों, क्यों नहीं? देखो 2 के गुणनखंड हो गए 1 और 2, 6 के गुणनखंड हो गए 1 2 3 और 6 और 8 क्या हो गए 1 2 4 और 8। कॉमन क्या है बच्चों 1 और क्या कॉमन है 2। तो इनमें 1 और 2 के जो सार्वभौमिक खंड हो गए वो 1 और 2 है। 2 6 8 के जो सार्वभौमिक खंड वो 1 और 2 है, लेकिन सबसे बड़ा कौन है 2 है। यहाँ पर सबसे बड़ा सार्वभौमिक खंड 2 है, लेकिन शर्त क्या है सबसे बड़ा सार्वभौमिक खंड क्या होना चाहिए 1, मतलब HCF क्या होता है 1 होना चाहिए। तो ये शर्त नहीं इनकी पूरी, तो ये 2 6 8 सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। तो बच्चों सहअभाज्य संख्या कौन सी होती है? जिन संख्याओं का HCF कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए बच्चों। जिन संख्याओं को हम सहअभाज्य बता रहे हैं उनका HCF कितना होना चाहिए 1, तो वो संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं होती है बच्चों, मतलब को प्राइम नंबर होते हैं। को प्राइम नंबर। तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हमने सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य और सहअभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ा। तो बच्चों आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आए तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, और तब भी ना समझ में आए तो आप नीचे कमेंट में लिखिए, तो हम उसका सोल्यूशन आपको देंगे बच्चों। तो बच्चों आपने इन वीडियो लेक्चर को बड़े ध्यान से देखना है, अच्छे से समझना है, क्योंकि ये चीजें आगे आने वाली है बच्चों, आपके काम आएंगे। सहअभाज्य संख्याएं क्या है इनका हम प्रयोग करेंगे, आगे कुछ सम आएंगे। तो बच्चों जैसे अभाज्य गुणनखंड बनाने, तो उन सब में काम आने वाली चीजें बच्चों। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने अच्छे ढंग से इसको
करोगे तो टिल देन थैंक्स।